ना, साइन वर्स 12/13 और साइन वर्स 3/5 माइनस के अंदर। क्या आप में से किसी को अगर याद हो तो बहुत अच्छा लगेगा कि साइन वर्स ए माइनस साइन वर्स बी करके कोई फार्मूला अगर आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या स्ट्राइक कर रहा है? अच्छा, उसकी एक कंडीशन हुआ करती थी कि साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई तभी काम करेगा जब एक्स और वाई अपने आप में -1 से +1 के बीच में हो। दूसरी बात ये कि वो सर्कल के अंदर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हो दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 हो। और अगर बाय द वे ऐसा ना हो तो एक्स और वाई दोनों अपोजिट साइन के हो और सर्कल के बाहर हो, या तो दोनों के दोनों -1 से +1 के बीच में हो और सर्कल के अंदर हो, या दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और दोनों सर्कल मतलब यूनिट सर्कल के बाहर हो। ठीक है ना? आप मेरी बात अगर बाय द वे समझ गए तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला हुआ करता था वो ये हुआ करता था, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ गया ऐसा वाला फार्मूला? हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। हाँ, इसकी जो कंडीशन हुआ करती है वो ये कि एक्स और वाई अगर बाय द वे हो तो वो दोनों -1 से 1 के बीच में और सर्कल माने यूनिट सर्कल के अंदर हो, या फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट जो पॉजिटिव हो और दोनों के दोनों सर्कल के बाहर हो, यूनिट सर्कल के बाहर हो। ठीक है ना? अब फिलहाल हमारी वाली कहानी को देखा जाए तो एक्स और वाई दोनों के दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी आ रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वाला? जो ऊपर लिखा हुआ है साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई का। अगर मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई करा तो साइन वर्स एक्स माने 12/13 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर माने 9/25 माइनस 3/5 रूट ओवर के अंदर 1 माइनस में 12/13 का होल स्क्वायर माने एक तरह से देखा जाए तो 144 डिवाइड बाई 169। अब यहां से अगर इस चीज को और आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो अगर देखेंगे तो यहां से बन जाएगा कितना? 12/13। अच्छा, एलसीएम के जानकार लोग साफ दिख रहे होंगे 4/5। ग्रेट, आपने 4/5 देखा, मैंने 4/5 देखा, 3/5 देखा, फिर मैंने अपनी तरफ से देखा अरे ये तो 5/13 है। राइट है? तो नीचे अगर एलसीएम देख रहे हैं तो 65 एलसीएम आ रहा है, तो मैंने इसको और आगे बढ़ाया साइन इनवर्स। ठीक है, एलसीएम में हमारे को पता चल गया 65 एलसीएम आ रहा है। वेरी गुड। ऊपर की तरफ दिख रहा है 48 माइनस 15 माने 33 है ना भाई? अगर देखा जाए तो 48 माइनस 15 इज 33, तो 33 डिवाइड बाई 65 मेरी तरफ से आंसर बन रहा है, जो कि पूरे उसमें कहीं नहीं दिख रहा। अब क्या करोगे सर? कुछ नहीं, इसमें ऐसा कोई बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर आंसर साइन इनवर्स में नहीं दिख रहा तो मैं अपनी तरफ से कॉस इनवर्स में फाइट मारूंगा, और कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माने 33/65 का होल स्क्वायर। ओहो, अब सर क्या करेंगे भाई? देखा जाए तो इतना तो कर ही लेंगे कि इसे ऐसा लिख लेंगे आपके लिए 65 का होल स्क्वायर माइनस में 33 का होल स्क्वायर, क्योंकि उस बच्चे ने भी तो किया ही होगा ना वहां पर, जिसने वहां पेपर दिया था बेचारा, उसने भी तो फाइट मारी थी, हम भी मार लेते हैं। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा तो हम बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे उतर जाते हैं। 65 माइनस 33 मल्टीप्लाइड बाई 65 प्लस 33, क्या कहते हो आप? अपॉन में नीचे की तरफ 65 का होल स्क्वायर पड़ा रहने दीजिए। तो अगर देखा जाए तो यहां से ये बन गया है कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स में भी अंडर रूट में ये गया तो बन जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाई ये बन जाएगा 98 डिवाइड बाई नीचे की तरफ 65 का होल स्क्वायर, जो कि 65 तो बाहर आ ही जाएगा। ओके, अब अगर देखा जाए तो कॉस इनवर्स में ऐसा कोई आंसर मुझे दिख नहीं रहा, तो अब इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 98 मल्टीप्लाइड बाई 32 अगर हम लोग करते हैं 98 2 196, और यहां से जाएगा 3 से 8 3 24, बचा रह जाएगा 2 9 3 27 और 2 29, यहाँ से लगेगा 6 9 3, यहाँ से रह जाएगा 11 का 1 3136। ठीक है, चलो सा 3136। अब हमारे पास में ऑप्शंस में पाई माइनस का तो कोई ऑप्शन नहीं है, देखो अगर देखा जाए ध्यान से तो मैं एक बार 56 पे दांव लगा के देख लेता हूँ। 56 का स्क्वायर करके देख रहा हूँ, मैं जान करके ऑप्शन से देख रहा हूँ ना। 56 का होल स्क्वायर, 56 का होल स्क्वायर से देखा जाए तो 336 तो ये हो गया, और 330 ये हो गया। उप, 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 ये क्या है भाई? अगर देखा जाए तो 250 और 36 286। ठीक है, फिर भी अपनी तरह से प्यार से चलते हैं। 6 पंजे 30, 30 का 0 यहाँ से लगे 3 28 280। अगर यहाँ से देखा जाए 6 3, ओ वेरी गुड 3136 वापिस से। इसका मतलब ये और कुछ नहीं है, ये कॉस इनवर्स में 56/65 है, जो कि आंसर में कहीं नहीं है। लेकिन मैं बहुत अच्छे जानता हूं कि कॉस इनवर्स का मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाई 65 होता है। इसका मतलब जैसा अपन ने सोचा था, ये ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर 6 भाया। ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो, अगर थोड़ा सा भी आप फिसले मतलब लंबे चले जाएंगे, तो अगर यहां से बच के निकलना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो फिलहाल ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो फार्मूले वाइज तो एक ही लाइन का फार्मूला था, जो कि नॉर्मली सभी लोगों को पता होता है। तो अब उसी रास्ते से निकले अपन और अपना क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि अपने को पता रहे कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या ला के दे रहा है
इफ एफ एक्स इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपने आप में 1 से बड़ा है, माने एक्स अपने आप में 1 से इन्फिनिट में। ओके, एक्स अगर 1 से बड़ा है तो बट ऑब्वियस है कि कहानी यही होगी। जरा अपन इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि इसको थोड़ा अच्छे से देखा जा सके क्वेश्चन को। देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर 2 tan इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स इतना दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्स की जगह पे tan थीटा देख रहे होंगे, और जब आप tan थीटा देख रहे होंगे तो वैसे तो थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स होने की वजह से आपको tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 याद होगा, ठीक है ना। वैसे तो देखा था माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 याद होना चाहिए था, लेकिन इसने खुद ही अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि आपका एक्स 1 से बड़ा है। इसका मतलब आपका tan थीटा भी 1 से बड़ा है क्योंकि एक्स tan थीटा है। इसका मतलब थीटा आपका पाई बाय 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये आपके लिए नहीं चलेगा, माने ये आपका थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स एक्स जो है उसमें पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2 चलेगा, तो पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 हो गया। अच्छा, इसको मतलब ये ऐसे देखना है। हाँ, अब आपका थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में इतना आपको क्लियरली रियलाइज्ड होना चाहिए। अब 2 सुंदर लग रहा है, tan इनवर्स सुंदर लग रहा है, एक्स की जगह पे आपने tan थीटा सोचा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। साइन इनवर्स के अंदर साफ सबको पता है ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत सही, ये 2 tan इनवर्स tan थीटा को आप पढ़ा रहने दीजिएगा, राइट। अच्छा, यहां से देखा जाए तो इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स sin 2 थीटा बन गया है। अब किधर दौड़ू, अपने पास में 2 tan इनवर्स tan थीटा हो गया, साइन इनवर्स में sin 2 थीटा हो गया। अब थोड़ा ध्यान से रियलाइज करते हुए चलते हैं बहुत ही अच्छे से। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमको दोनों ही डायग्राम सोचने हैं। tan इनवर्स tan थीटा का डायग्राम क्या होता है मैं आपको याद दिला दूं, tan इनवर्स tan थीटा इस तरह से चलता है, राइट। ये जगह का नाम पाई बाय 2 और ये जगह का नाम माइनस पाई बाय 2 है। और आपको पता होना चाहिए, आपने थीटा अभी अभी कंफर्म किया है कि आपका थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 4 यहां का ही होगा। पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में माने ये वाला है, माने एक्स ही लगेगा। एक्स लगेगा मतलब tan इनवर्स tan एक्स का आंसर x होगा, तो tan इनवर्स tan थीटा का आंसर थीटा ही होगा। तो हम यहां से सीधा सीधा थीटा सोच रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आगे 2 है तो 2 थीटा हो गया, ये वाला 2 है ना, इसका 2 आ गया, और वहां से tan इनवर्स tan एक्स का x माने tan इनवर्स tan थीटा का थीटा ही आया। अब चलते हैं साइन इनवर्स sin 2 थीटा की दुनिया में। तब तक मैं आपको बता दूं कि आपका थीटा जो है वो बिलोंग करता है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में, इसलिए आपका 2 थीटा बिलोंग करेगा पाई बाय 2 से लेकर के पाई के बीच में। और इस दौरान में जो आपका साइन इनवर्स sin x का ग्राफ होगा, साइन इनवर्स sin x का ग्राफ ऐसे चलता है, राइट। ये जगह का नाम 0, ये जगह का नाम पाई, ये जगह का नाम 2 पाई होता है। अच्छा, फिलहाल आपकी जो मंजिल है वो है पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 यहां पड़ेगा और पाई बाय 2 से पाई, मतलब ये वाला ग्राफ काम कर रहा होगा। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ होता है, ये जो लाइन होती है ये y इक्वल टू x होती है, ये वाली लाइन जो होती है y इक्वल टू पाई माइनस x होती है। यहां x के नाम पर 2 थीटा है, यहाँ x के नाम पे 2 थीटा है, साइन इनवर्स sin x की जगह साइन इनवर्स sin 2 थीटा है, तो x के नाम पे 2 थीटा है, तो इसलिए इसका आंसर पाई माइनस x ना होकर के पाई माइनस 2 थीटा होगा। और अगर ऐसा हो गया तो 2 थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली आपका fx की वैल्यू पाई आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि आपके फंक्शन की वैल्यू पाई आ गई है इसीलिए आपका आंसर fx इज इक्वल टू पाई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है f5, राइट है। तो मैं आपको बता दूं f5 अगर fx पाई है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो f5 की वैल्यू भी पाई ही होगी, माने आपका आंसर डी माने दिल्ली आंसर हो जाएगा। यहां से एक चीज और स्पष्ट हो गई कि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, आसानी से करने योग्य था और क्वेश्चन बना सकते थे। तो ये क्वेश्चन डुएबल था, मैंने आपकी तरफ से करके दिखा दिया कि हाँ साहब देखिए कर सकते हैं हम लोग विद इन टाइम। अच्छा, अब चलते हैं और जल्दी से और आगे। मुझे लगता है कि आप यहां तक की चीजों को क्लियरली रियलाइज करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, है ना मेरे दोस्त। तो अब मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों की प्रैक्टिस इस लेवल तक आगे होगी मेरे साथ साथ चलते चलते कि अब आप में से कई लोग जो है क्वेश्चन की क्रिटिकलनेस को आराम से रियलाइज करने लगे हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में ऐसा होगा, इस क्वेश्चन में ऐसे चलना है, सर ने इस तरीके से करके दिखाया था। और फिर अपने टाइम वेस्ट करे बगैर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिख रहा है साफ, द नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास है बताऊंगा वो बाद में, लेकिन अभी नहीं, है ना। tan इनवर्स tan x की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले बात करते हैं कि ये x की किस वैल्यू पे जिंदा रहेगा, माने x की किस वैल्यू पे ये पाई बाय 4 दे देगा, ये तो वो जानना चाहता है। बट रियल रूट्स का क्या मतलब है, रूट्स माने वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए ये इक्वेशन होगी वो डिफाइंड होगी, है ना। अच्छा, अगर यहां से देखा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये कब जिंदा रहेगा, तो tan इनवर्स कभी जिंदा रहता है। tan इनवर्स का मतलब tan इनवर्स fx के लिए आपको याद दिला देता हूं कि अगर tan इनवर्स fx एग्जिस्ट कब करता है, ये एग्जिस्ट कब करता है, माने इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है डोमेन ऑफ fx। अगर fx एग्जिस्ट करेगा तो tan इनवर्स fx 100% एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स में फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है।
साइन इनवर्स में फंक्शन एग्जिस्ट तभी करता है जब फंक्शन अपने आप को -1 से +1 के बीच में रख दे। भावार्थ क्या है? भावार्थ यह है कि ये जो चीज है ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब रूट ओवर के अंदर x² + x+1 जो होगा वो अपने आप में 1 और -1 के बीच में हो। एक दूसरा, tan इनवर्स में फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब अंडर में x² + x एग्जिस्ट करे। सही है भाई? अच्छा, तब तक आपको पता होगा अंडर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, -1 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? आप सोच के देखिए, कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? कभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? तो जवाब है हाँ सर, होता है। कब होता है? अरे हमेशा होता है। यस, तो कहने का मतलब ये कि इतना पोर्शन, माने ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू। इतना पोर्शन ऑलवेज ट्रू है। और मैंने एक बात सिखा रखी है आप लोगों को कि जो चीज हमेशा सत्य होती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, माने आप इसे इग्नोर करेंगे। अगर आप इग्नोर करेंगे तो कहना मतलब आप इसका सिर्फ राइट हैंड साइड पे गौर करेंगे। आपने सिर्फ राइट हैंड साइड पे गौर किया और आपको पता है रूट ओवर आएगा तो आप स्क्वायरिंग करोगे तो x² + x+1 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपके लिए x² + x इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, ये कब जिएगा? अंडर कभी जीता है? जब अंदर की क्वांटिटीज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इससे पहले कि आप इसे सॉल्व करते हो आगे निकल जाओ रोनते हुए, अब मैं आपको याद दिलाता हूं। आप ध्यान से इन दोनों को देखो, मैं आपको जो याद दिला रहा हूं, एक इसे देखिए, एक इसे देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों को देखने के बाद में आपको एक चीज रियलाइज होगी, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जाऊं किधर? तो आपको ध्यान होगा इन दोनों के बीच में एक बीच की पोजीशन है जहां दोनों रेडी हैं और वह है x² + x इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर आपने x कॉमन भी ले लिया तो x × x+1 इज इक्वल टू 0 होगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 0 और -1। हाँ या ना? हाँ आ जाएगी ना? हाँ, तो अपने पास में x के कितने आंसर आए? 2। तो इससे पहले आप नंबर ऑफ रियल रूट्स बोल रहे हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आप x की वैल्यू 0 रख के देखो वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप पूछोगे क्यों रखें सर? अरे टिग्नोमेट्रिक ITF मतलब इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब भी इक्वेशंस बनती हैं तो x के जो भी आंसर आते हैं उन्हें अगर आपने बिना चेक करे हाँ भर दी तो आप फंस सकते हो। तो जो भी आपके आंसर आए, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बिल्कुल साफ लिखवाया था ITF इक्वेशंस के अंदर, ITF इक्वेशन टाइटल के अंदर साफ साफ लिखवाया था कि इसके अंदर जितने भी आपके x की वैल्यूज हैं उन्हें क्रॉस चेक जरूर करें। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है? आपने x = 0 उठाना है, उठा के अपने इसमें रख देना है। तो tan इनवर्स में अगर आपने x की जगह 0 रखा तो 0 ही बन जाएगा और sin इनवर्स में 1 बन जाएगा। और क्या ये π/4 होता है? तो आपको पता चलेगा अरे ये तो 0 है और सर sin इनवर्स 1 तो 90 डिग्री होता है, sin थीटा में 1 90 पे आता है भाई, तो π/2 π/4 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। ओहो, x = 0 तो काम ही नहीं कर रहा। चलो सर फिर x = -1 एक ही आंसर बोल देते हैं। मैंने कहा वो भी रख लो भाई। x = -1 अगर आपने रखा तो tan इनवर्स के अंदर फिर 0 बन जाएगा। sin इनवर्स में अगर आपने -1 रखा तो 1 - 1 + 1 इज इक्वल टू π/4 बन जाएगा। इसका मतलब ये 0 बनेगा और ये sin इनवर्स में 1 बनेगा और π/4 बनेगा। और आपको पता होगा sin थीटा में 1 π/2 पे आता है और π/2 π/4 के बराबर नहीं होता। ओह, माने -1 भी नहीं लग रहा और 0 भी नहीं लग रहा। एग्जैक्टली माने रो रियल सॉल्यूशन, समझे? हाँ, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रियल रूट्स डी ऑप्शन। अब यहां हमने सीखा एक और चीज जो चोट करने वाले थे जेईई मेंस वाले, और इस बार कई बच्चों ने क्या जल्दबाजी करी होगी, x की दो वैल्यू 0 और -1 को देख करके 2 पे टिक कर दिया होगा, मैंने ए ऑप्शन पे टिक कर दिया होगा और वो सब के सब स्टूडेंट फंस गए होंगे। और मुझे लगता है कि इस बहाने से देखा जाए तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन सामने वाले ने बहुत ही ट्रिकी वे में अपने बच्चों को उलझा लिया होगा। तो देखिए साहब, ये वाला तो हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस और लेके जाता है ताकि हमें पता रहे कि भाई अपना अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। तो ये आपने ये वाले क्वेश्चन में तो रियलाइज कर लिया होगा कि भाई बहुत भयानक तरीके से ये फंसा सकता था। अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, इफ s इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7। ऐसी सीरीज आपने अपने ITF के चैप्टर के दौरान बहुत सारी देखी है, ठीक है ना। अब कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर करके आपको आदत भी हो गई होगी, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे कईयों को ये सर रियलाइज होगा जैसे ये 4-1 है, ये सर 8-1 है, लेकिन यहां आकर के चोट लगेगी सर ये 12-1 भी नहीं और 16-1 भी नहीं है, यहां आकर के गड़बड़ हो गया। मतलब 4 और 8 का फंडा यहां फेल हो जाता है। तो सर कौन सा वाला तरीका लगाया जाए? सर प्रैक्टिस से ही इस तरह की सीरीजेस को क्रैक किया जाता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। आप जहां घटा करके देख रहे हैं एक बार जोड़ के देखें, क्या क्या जोड़ के देखें। देखो आपको पता होना चाहिए नीचे एक 1 प्लस की जरूरत है, तो 1 प्लस क्या बचा 2, यहाँ पे 1 प्लस क्या बचा 6,
यहां पे 1 प्लस क्या बचा 12, यहां पे 1 प्लस 20। अच्छा, क्या मैं 2 को 1 इंटू 2 लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 2 इंटू 3 लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 3 इंटू 4 लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 4 इंटू 5 लिख सकता हूं? और अब आप में से कई लोगों का दिमाग चला, ओ ओ ओ ओ, मतलब ये सब कुछ ऐसे चल रहा था। हाँ, जहां हम घटा करके सोच रहे हैं वहां 1 प्लस करके भी तो सोचो। जैसे आप 1 प्लस करके सोचोगे आपको तुरंत रियलाइज होने लग जाएगा कि अरे ये तो गाड़ी चल निकली। अगर आपको ये गाड़ी चलती हुई दिख रही है तो आप जरा इधर की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स 1/3 की जगह पे मैंने लिखा 1 प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। और यहां लिखा tan इनवर्स में 1/7 की जगह 1 प्लस 2 इंटू 3। यहां पे लिखा tan इनवर्स के अंदर 1 प्लस 1/3 इंटू 4। यहां पे लिखा tan इनवर्स के अंदर 1/1 प्लस 4 इंटू 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। अब इसके अंदर अगर बाय द वे ध्यान से देखा जाए ना तो देखो फोर्थ स्टेप में आकर के 4 इंटू 5 हमारे को ये बता रहा है कि हमें पूरे सीरीज का सम निकालना है। तो सीरीज के सम को एस नाम देंगे, सिग्मा लेंगे और फिर एक जनरल टर्म आर्क टर्म के बारे में सोचेंगे। तो सोचो जो फोर्थ टर्म है उसमें 4 आ रहा है, फोर्थ टर्म में 4 आ रहा है तो आर्क टर्म में नीचे आना चाहिए। तो पहली बात तो देखो tan वर्स तो आएगा आएगा, 1 भी आएगा 1 प्लस भी आएगा, आर टर्म में आर भी आएगा और फिर इंटू 3 है, इसी वजह से एक और बढ़ करके आर प्लस 1 भी आएगा। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हमारे को दे रखा है कि हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, माने हमारे लिए आर की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक ही जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं फेंकना है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, सिग्मा की जगह सिग्मा लिखना है, आर की जगह 1, tan यहां पे लिखना है, tan इनवर्स की जगह tan लिखना है। और आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्या कि जो भी 1 के बाजू में लिखा है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर दिखना चाहिए। लेकिन ऊपर तो सर 1 है, तो देखो जरा जो बाजू में लिखा है r प्लस 1 और r, क्या उनका डिफरेंस 1 आ रहा है? अरे हाँ, सही बात है। और अगर आ रहा है तो आपको एक और फार्मूला भी याद दिलाता हूं कि tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी करके एक फार्मूला होता था जिसे हम कहते थे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। याद आया? हाँ, तो इसका मतलब ये कि अगर हम मिला के देखते हैं तो हमारे को यहां से साफ पता चल जाता है कि ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी ही तो लिखा है। अरे हाँ 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 सर, और अगर ऐसा है तो फिर तो चलो ना जल्दी से यहां पे लिख लेते हैं सिग्मा आर की जगह पे 1 से लेकर के 10 तक, इसको 1 से लेकर 10 तक tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब क्या करोगे सर? अब कुछ नहीं, आर की वैल्यू ये करके थ्रो करना चालू करेंगे और फिर बारिश चालू हो जाएगी। कैसे कैसे कैसे? आर की वैल्यू पहले 1 नंबर पे 1 फेंकी तो 1 रखते ही tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 बना प्लस, क्योंकि सिग्मा है। फिर 2 रखते हैं तो 2 रखते ही 2 प्लस 1 3 बनेगा माइनस tan इनवर्स 2 बनेगा। हाँ हाँ हाँ, फिर अगले नंबर पे हम 3 रखेंगे तो tan इनवर्स में 4 बनेगा, tan इनवर्स में 3 बनेगा, फिर डैश 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 और लास्ट में आर की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहाँ 11 बनेगा और यहाँ tan इनवर्स 10 बनेगा। सही है, हमें पता है इसने इसको काटना है, इसने इसको काटना है, तो ऑब्वियस बात है ये भी किसी न किसी को काटेगा। तो पूरे मार्केट में एक tan इनवर्स 11 बचेगा और एक tan इनवर्स 1 बचेगा, बचेगा ना। अब अपन एक काम करते हैं, हम जल्दी से दौड़ करके हमारे सम ऑफ 10 टर्म्स को फाइनल शेप देते हैं। tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1। अगर आप इसे थोड़ा और ढंग से देखेंगे तो tan इनवर्स 11 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 11 इंटू 1। सही ना सही ना सही ना, तो ऊपर की तरफ बन जाएगा tan इनवर्स में कितना 10/11 ना 10/12 माने tan इनवर्स में 5/6। लेकिन सर क्वेश्चन में तो s मांगा ही कहां है, क्वेश्चन ने तो tan s मांगा है। तो कोई बात नहीं, अगर हमसे tan s मांगा है तो हम tan में tan इनवर्स 5/6 रख देते हैं और tan में tan इनवर्स x बोले तो tan में tan इनवर्स x। हाँ, तो इसका आंसर 5/6, इसका मतलब आंसर 5/6 है। यस, बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन मेरे दोस्त। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन भी हो गया। अब यहां से एक चीज और अच्छे से रियलाइज होने लग गई है कि हम अपनी तरफ से ये जेईई मेंस का क्वेश्चन तो फोड़ सकते थे इजीली, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कॉपी में भी भरपूर करे है ना। और ये कोई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, 3 से 4 मिनट का ही क्वेश्चन है और डुएबल क्वेश्चन है। चलो अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सही है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या लेके जाता है देखें जल्दी से। हमारा अगला क्वेश्चन हमें लेके जा रहा है वेक्टर की दुनिया में। लेट द वेक्टर्स 2 प्लस ए प्लस बी आई कैप a प्लस 2b प्लस सी जे कैप माइनस b प्लस सी के कैप, ये एक ही वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है।
ये दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, तीनों के तीनों कोप्लेनर है। अगर कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो उनका डब्बा जीरो होगा। तो बट ऑब्वियस है कि अगर भाई देव आप मुझसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहेंगे तो सबसे पहले मैं इनका डब्बा जीरो करूंगा। तो 2 + a + b, a + 2b + c माइनस में b + c, इधर से देखा जाए तो 1 + b, 2b और माइनस का b, यहां से देखा जाए तो 2 + b, यहां से 2b और यहां पे 1 - b, इनका डब्बा जीरो होगा। हाँ, और अगर इनका डब्बा जीरो होगा तो सीधे सीधे ओपन मत करो भाई, इसे थोड़ा बहुत इसे सॉल्व कर लो। जैसे मैं जो देख पा रहा हूं कि मैं R3 पे ऑपरेशन लगा सकता था, R3 - R2 करके, राइट है ना भाई? भाई दिमाग में आ रहा है कि भाई R3 - R2 करेंगे तो शायद थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्वेबल हो जाएगा। अच्छा, साथ में एक चीज और सोच रहा हूं कि मैं R1 पे भी ऑपरेशन लगा दूं। रो 1 भी ज्यादा बड़ी दिख रही है, तो मैं रो 1 पे भी ऑपरेशन लगाने की सोच रहा हूं। रो 1 में से रो 3 घटा देते हैं, चलो। रो 2 घटाने में भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, रो 2 भी घटा सकते हैं। R1 में से रो 2 माने R2 घटा लेते हैं। ऐसा करने से क्या क्या मिलेगा, देखो। पहले जो बच गई R2, वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठा है। अब जब ये नीचे जाके लेस होगा तो 2 + b में 1 + b घटेगा तो 1, यहां से 0 बचेगा और यहां से 1 बचेगा। ओके, अब यहां से देखा जाए तो जब ये रो 2 अगर इसमें से घटेगा तो 1 + b कम होने पे 1 + a बचेगा, और जब 2b इसमें से घटेगा तो a + c बचेगा, और ये जब इसमें से घटेगा तो माइनस का c बचेगा ओनली। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा बचेगा और ये जीरो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वेक्टर कोप्लेनर प्रूफ नहीं करना है, दिया है। अब क्या करा जाए सर? ओपन करते हैं नीचे वाली रो से। तो 1 × इससे ओपन कर रहे हैं ना भाई, इस साइड से। तो अगर 1 × देखा जाए तो मैं देख पा रहा हूं -b a + c, फिर +c × 2b, ब्रैकेट क्लोज, फिर सीधा 1 × 2b इंटू 1 + a माइनस 1 + b इंटू a + c, और ये सब करने के बाद इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब जब इतना बन जाएगा तो फिर हम मल्टीप्लाई भी खोलेंगे, मल्टीप्लाई खोलेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का AB माइनस का BC प्लस का 2BC। चलो ये भी खत्म। यहां से बनेगा 2B प्लस में 2AB माइनस में 1 से मल्टीप्लाई करने पे बनेगा माइनस का A माइनस का C माइनस का AB माइनस का BC इक्वल टू 0। कुछ कुछ कम हो सकता है क्या? देखो, माइनस का BC और ये माइनस का BC 2BC को कम कर देगा, राइट है? और ये 2AB में से AB घट गया तो सिर्फ AB रह जाएगा। अच्छा, 2AB में से AB गया तो AB बचेगा। कहीं से हमारे पास में एक आधी चीज का और इंतजाम हो जाता तो शायद क्वेश्चन थोड़ा और हमारे लिए हल्का हो जाता, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा कुछ खास हल्का होता दिख नहीं रहा। हमारे पास में एक और AB आ जाता तो काम बन जाता, और शायद मैंने अपनी तरफ से गलती कर दी है। माइनस का AB यहां आ रहा है ना, और ये माइनस का AB, ये माइनस का AB और ये 2AB भी गया। फाइनली हमारे पास क्या क्या रह गया? एक रह गया A + C बराबर में 2B। अरे ये शायद हमारे पास आंसर ही आ गया। मैंने बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बन गया फाइनली। ठीक है, तो ऐसा बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगा, सिर्फ एक स्टेप चला और एक स्टेप के बाद में इसने कोप्लेनिटी की वजह से वेक्टर को आंसर में बदल दिया। भाई डुएबल क्वेश्चन था, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन वाकई में उठाने लायक था और क्वेश्चन बन सकता था, और जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया होगा उस एग्जामिनेशन के दौरान उन्हें खुशियां ही मिली होंगी, खुशियां ही खुशियां। और अपने लिए अगली खुशी आ रही है अगले क्वेश्चन से। एक पैरेलल पाइप दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप whose coterminous edges are given by u vector is equal to I cap plus j cap plus lambda k cap, v vector is equal to I cap plus j cap plus 3k cap, और w vector is equal to 2I cap plus j cap plus k cap is 1 cubic unit. If theta be the angle between the edges u vector and w vector, then cos theta can be। अच्छा, अब पहले लैम्डा तो आए, इस पूरी कहानी में एक लैम्डा मिसिंग है। अच्छा, अगला ये भी बोल रहा है कि इसका जो पैरेलल पाइप है इसका वॉल्यूम अपने आप में 1 यूनिट है। अच्छा, पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, अगर हम इसे देखें तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज इक्वल में डब्बा u वेक्टर
v वेक्टर w वेक्टर होएगा। और इसका मतलब ये कि मैं इसे ऐसे लिखूंगा 1 1 लैम्डा 1 1 3 2 1 1, और ये हमको 1 यूनिट दे रखा है ऑलरेडी, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में लैम्डा आ जाना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से इसको सॉल्व करता हूं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 6 प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 एंड दैट इज गिवन 1। फिलहाल ये बन गया माइनस का 2, ये बन गया प्लस का 5, और ये बन गया माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू 1। ओके, तो लैम्डा की फाइनल वैल्यू आ रही है 2। अब जब मेरे पास में लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है तो ये थोड़ा सा क्लासिक क्वेश्चन बन रहा है, राइट है। अब यहां एक चोट हो सकती है जो बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, वो ये कि आपको वॉल्यूम 1 दे रखा है ना, इसका मतलब अगर आपने +1 ले लिया तो शायद आप गलती कर गए, क्योंकि वॉल्यूम तो +-1 दोनों आ सकता था। हाँ, क्योंकि आंसर पॉजिटिव देना तो वॉल्यूम तो पॉजिटिव देना होता है, तो इसलिए क्या है, हम आंसर को जानबूझ के उसका मॉडुलस भी ले लेते हैं। तो मॉडुलस लेकर के अगर आंसर दिया होता तो आंसर अगर 1 आ रहा है और किसी का मॉडुलस का आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब +-1 दोनों गए होंगे। इसका मतलब ये कि जब सामने वाला एरिया दे या फिर कभी वॉल्यूम दे तो आप कभी भी इसे 1 ना लें, इसे +-1 लें, और ये अगर आपने मिस्टेक बचा ली तो शायद आप बच जाओगे। तो अगर आपने इसे +1 लिया तब तो आपका आंसर 2 आएगा। अगर यही बाय द वे आपने इसकी जगह पर -1 ले लिया होता तो देखो यही कहानी के अंदर -2 प्लस का 5 माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू -1 अगर होता तो मेरी तरफ से आंसर लैम्डा इज इक्वल टू में ये आता 6 माइनस 2 माने लैम्डा इज इक्वल टू 4 भी होता। तो मेरे पास में लैम्डा के 2 आंसर है, 2 और 4 दोनों। अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 2 लेता हूं और अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 4 लेता हूं तो क्या फर्क पड़ता है सर? फर्क ये पड़ेगा कि आपसे u वेक्टर और w वेक्टर के बीच का एंगल मांगा जा रहा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू में u वेक्टर डॉट w वेक्टर अपॉन में मॉड u मॉड w होना चाहिए था। अब अगर इसको देखा जाए तो ये अभी आपके लिए जब लैम्डा इज इक्वल टू 2 है तो u वेक्टर जो है इस समय पर आपके लिए 1 1 2 बनेगा, और w तो आपके लिए फिक्स है, दैट इज 2 1 1। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई अंडररूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 4, अंडररूट के अंदर 4 प्लस 1 प्लस 1। समझदार हैं आप। 5/6 देख रहे हैं, तो आंसर 5/6 आ रहा है जो कि कहीं नहीं है, हटाओ। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 रखने पर हमारा u वेक्टर बनेगा, है ना, जो कि 1 1 लैम्डा 1 1 लैम्डा की जगह 1 1 4 बनेगा, और w वेक्टर इज इक्वल टू बन जाएगा, w वेक्टर तो 2 1 1 है ही, और cos थीटा अगर मैं निकालूंगा तो cos थीटा इज इक्वल टू में 2 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई अंडररूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 16, अंडररूट के अंदर 4 प्लस 1 प्लस 1, मतलब ऊपर की तरफ बन गया 7, नीचे की तरफ बन गया अंडररूट 18 माने 3√2, और यहां पे बन जाएगा अंडररूट 6। अब ये कुछ खतरनाक रूप ले रहा है। इसको √6 को हम लोग √2 इंटू √3 अगर लिखते हैं तो 7 अपॉन में 6√3 करके कुछ बन सकता है, जो कि सी ऑप्शन साफ दिखता है। इसका मतलब ये कि इसमें लैम्डा इज इक्वल टू 2 से आंसर, और अक्सर स्टूडेंट ने यही गलती करी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 से उनका आंसर ही नहीं आया होगा, तो उन्होंने 5/6 की जो 5/7 लगाने की सोची होगी, और बहुत बड़ी गलती थी जो की। अब यहां से एक और चीज क्लियर होगी कि ये अगर भाई क्वेश्चन को अगर आपने देखा है तो ही आप बचा सकते हो। वॉल्यूम के अंदर प्लस माइनस लेना बहुत बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैरान करता है जब हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तब लगता है अरे यार जरा सा रह गया, क्या ये कैसे नहीं स्ट्राइक करा, हो जाता है। लेकिन आप जो कि पहले देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन से जरूर बचिएगा, अच्छे क्वेश्चन में से एक है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और जरूर ध्यान से देखने लायक है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें +-1 नहीं किया तो शायद चोट हो सकती है। खैर अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि अपने को पता रहे कि भाई हमने बचा लिया अपने आप को। और वो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 2 लाइंस दे रखी हैं, 2 लाइंस x - 1/3 y + 1/3, सॉरी x - 3/1 y + 1/3 z - 6/-1, एंड दूसरी तरफ से दे रखा है x + 5/7 y - 2/-6 z - 3/4। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कैपिटल R पे इंटरसेक्ट करती हैं, और जो भी मतलब एक पॉइंट R पे इंटरसेक्ट करती है, और उस R का XY कोऑर्डिनेट में, XY प्लेन में क्या इमेज का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, वो बताने के लिए अपन चलते हैं आगे। पहले इसको जरा साइड में कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फिक्स मेथड है, लाइन लिखो और उसे लैम्डा लिख दो, दूसरी लाइन लिखो और उसे म्यू लिख दो। ठीक है, लिखने के बाद में इसका जनरल पॉइंट निकालो, लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 6, इसका जनरल पॉइंट निकालो 7 म्यू माइनस 5 माइनस 6 म्यू प्लस का 2 और दूसरे तरह से 4 म्यू प्लस का 3। निकल गया जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट निकालने के बाद में क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट निकले, ठीक है ना, पहले x का x से कंपैरिजन कर लो। तो लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू में 7 म्यू माइनस 5, ये आपने x टू x कंपैरिजन किया, y टू y कंपैरिजन कर लो, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 6 म्यू प्लस 2। ठीक है, फिर इधर से आपका z टू z कंपैरिजन कर लो। अच्छा, फिर आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 7 म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 8। इधर से देखा जाए तो 6 म्यू प्लस में 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3। इसे आप थोड़ा और भी कम कर सकते हैं, 2 म्यू प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 1। इसको उठा करके आप इस साइड ले चलो, तो 2 म्यू प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 1 करा। आप जैसे इन्हें दोनों को ऐड करेंगे, इट इज 9 म्यू इज इक्वल टू में 9, माने म्यू की वैल्यू 1 आ गई। म्यू की वैल्यू 1 आते ही लैम्डा जो आएगा -2 आ जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू -2 और म्यू की वैल्यू 1 आपको उठा करके तीसरी इक्वेशन में चेक करनी कि बराबर है कि नहीं। आपने अगर इसमें रखा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 और म्यू की जगह 1 रखने पे 1 प्लस 9 सॉरी 4 प्लस 3। ओ ओ ओ ओ ओ ओ शायद चोट हो गई है, जो कि अपने आप में फिट नहीं बैठ रहा है। कहीं मुझसे ही कोई गलती तो नहीं हो गई है, जरा चेक कर लेते हैं। हमने ये माइनस का 5 लिखा है और 7 म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 8 बराबर है, इधर से 6 म्यू इज इक्वल टू में 3 भी बराबर है। इसको सॉल्व करने पर 2 म्यू प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 1 भी सही है, और आपने यहां रखा ये भी सही है। जैसे आपने दोनों को ऐड किया 9 म्यू इज इक्वल टू में 9 माने म्यू की वैल्यू 1 आना एकदम सही है। म्यू की वैल्यू 1 आते ओ यहां आपने गलती करी है और ये सही हो गया। लैम्डा की वैल्यू -1 आने से यहां सुंदर सा 1 बन गया और सभी जने जानते हैं 7 7 के बराबर है। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपका जो लैम्डा और म्यू का आंसर है वो एकदम सही है। इससे अब आप पहुंचे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो पॉइंट ऑफ आपका जो इंटरसेक्शन निकल रहा है, जिसे आपने क्वेश्चन में आर नाम दिया है, वो आप इनमें से किसी में भी कोई भी वैल्यू रख लो। जैसे लैम्डा की जगह आपने -1 रखा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, लैम्डा की जगह -1 रखते ही माइनस का 4, लैम्डा की जगह माइनस का 1 रखते ही 7, तो 2 - 4 7 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब आप समझो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अब ये अगर आपका एक्स वाई प्लेन है और ये वाला पॉइंट अगर आपका 2 - 4 7 है, तो आप जैसे ही इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इमेज के टाइम पे क्या होगा ना, आपका एक्स नहीं बदला क्योंकि बिल्कुल नीचे आए हो आप, और जब आप नीचे आ रहे होते हो तो बस सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट जो ऊपर है वो ऊपर ना होकर के उतना ही नीचे चला जाता है। आपका एक्स और वाई वही वही फिक्स रहता है, तो आपका एक्स 2 ही रहेगा, वाई -4 ही रहेगा। और अगर आप 7 के लिए 7 ऊपर गए थे तो बस नीचे आते आते -7 हो जाएगा। तो जो आपका इमेज निकलेगा बहुत ही क्लासिक बात है, ये हम लोग अक्सर हमारी कॉपी में नहीं बताते हैं और इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा जाता है, मैंने कहीं बुक्स में भी नहीं देखा, ठीक है। तो इसलिए अपना आंसर इसमें ए ऑप्शन ही सही आंसर होगा और ये अपने आप में बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन वापस से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और आप इसका ध्यान रखें, ये फिर से वही गलती आप ना करें आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों के पास में अक्सर बुक्स में भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यूज में उठा रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हम लोगों के पास में 2 अच्छे क्वेश्चंस हमारे उसमें आकर के अकाउंट में जुड़ गए, ठीक है। तो 2 अच्छे क्वेश्चंस के बाद में अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस और लेके जा रहा है उसको भी समझते हैं, राइट है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसके बाद में अगला क्वेश्चन फिर से वेक्टर का है और क्वेश्चन के अंदर साफ दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने में 2 यूनिट वेक्टर है और साथ में दे रखा है मॉडुलस में a + b = में √3 है और सी वेक्टर इज इक्वल में कुछ a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस में 3 टाइम्स a क्रॉस b वेक्टर, ऐसा कुछ दे रखा है ना भाई। तो क्वेश्चन में बेसिक सारी इंफॉर्मेशन है, बाकी चीजें अभी बाद में देखते हैं। पहले एक चीज जो देखते ही रियलाइज हो रही है ना, उस पर पहले फाइट मार लेता हूं। एक तो इसको साइड कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, इसको देखते ही जो मन करता है
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू में √3 को देखते ही कोई भी जना जानता है किसी का भी मन मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में √3 करने का इज इक्वल टू में 3 लिखने का करेगा। खास बात, मॉड ए और मॉड बी 1 दे रखा है, तो आपकी तरफ से यहां से देखा जाए तो 1 + 1 + 2 टाइम्स में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 होगा। इसका मतलब 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू में 1 होगा। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ होगा। सही है। आप चाहो तो फर्दर भी जा सकते हो, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब ये कि कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आने का मतलब थीटा इज इक्वल टू π/3। बहुत दूर तक निकल गया। अच्छा, मतलब आपके पास में ए और बी के बीच का एंगल भी आ गया। अब पता नहीं इसकी जरूरत थी कि नहीं थी, मुझे नहीं पता, मैं अब उस पॉइंट पे नहीं जा रहा, मैं इस पे चल रहा हूं। अगले ने बोला है सी वेक्टर अपने आप में ए वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर प्लस में 3 टाइम्स ए प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। राइट है। अच्छा, मांगने वाले ने क्या मांगा? मॉड सी। तो मॉड सी के लिए आप भी मॉड सी निकालेंगे, लेकिन मॉड सी निकलेगा कैसे? मॉड सी के लिए आपके पास में ए की चॉइस है कि आप सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर दो, ऐसा। हाँ, जैसे आप ऐसा करोगे तो आपके पास मॉड सी का स्क्वायर बनेगा, लेकिन अभी उस पर फोकस मत करो, आप पहले डॉट प्रोडक्ट करो। तो जब आप इसका डॉट करोगे तो a + 2b प्लस में 3 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में 3 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको ऐसा लगेगा ये लंबा है, लेकिन नहीं है, नहीं होगा। देखो जरा, ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट, ए का ए से डॉट प्रोडक्ट, मॉड ए का स्क्वायर साइड कर दो। 2b का 2b से डॉट प्रोडक्ट 4b, तो 4 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर, इसको साइड कर दो। इसका इसी से डॉट प्रोडक्ट 9 मॉडुलस में ए क्रॉस बी साइड करते जाओ आप, ठीक है। प्लस अभी तक आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करा। अब ए का 2b से मल्टीप्लीकेशन सोचो, 2a डॉट बी, हाँ हटा लो। अब 2b का ए से करो, क्योंकि 2b का 2b से कर चुके हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक 2a डॉट बी, और तो यहां पे आपके पास 4a डॉट बी आ गया। चलो हटाओ, ठीक है ना। अब समझना, ए का अगर आपने इससे डॉट प्रोडक्ट करा तो ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, क्रॉस में जो भी दो बंदे बैठे होते हैं उनमें से कोई एक अगर कभी भी बाहर आकर डॉट बनाने की कोशिश करो, सीधा 0 लगता है, ठीक है ना। तो ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अरे डब्बा ए बी मेरे दोस्त, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा, अब क्या, अगर भाई आपने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करा तब भी ऐसे ही होगा। तब आप ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए से कर रहे होगे, वही जो दो जने अंदर है उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो फिर से 0 हो गया। तो इसे भी हटा लो। अच्छा, अगर आपने इस ए क्रॉस बी का 2b से करा तो फिर से 0, तो मतलब आपको पता चलेगा बाकी सब 0, तो सिर्फ ये 4-5 बंदे रह गए। अच्छा, ये रह गया क्या, 1। ये अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 4 × 1 प्लस में 9 ए क्रॉस बी में थोड़ा आपको शायद झंझट होगा, लेकिन वो भी ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा की जगह π/3 रख दो। 4a डॉट बी, ए डॉट बी आपका हाफ पड़ा है यहाँ पे, वो आप हाफ लिख दो, सब आपके सामने पड़ा है, ठीक है ना। तो यहां से देखा जाए तो 1 + 4 प्लस के अंदर यहां से देखा जाए 9 × π/3, 9 × 9 √3/2, ठीक है ना। प्लस के अंदर यहां से देखा जाए 2, तो ये अपने आप में बन गया 7 प्लस में 9 √3/2। डन। क्लोज जाते जा रहे हो आप बहुत तेजी से। आप में से कई लोगों को अचानक से रियलाइज होने लग जाएगा कि आप इसके काफी करीब पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेकिन बस छोटी मोटी जगह पे थोड़ी हैरानियां बची हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो आप में से कई लोगों को ये भी रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ ये ए डॉट बी का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, अच्छा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हैरानी भी खत्म कर देता हूं मैं आपकी, ठीक है ना। साइन π/3 का स्क्वायर माने 3/4 प्लस 2, अब इसे भी सही कर दिया अपन ने, ठीक है। तो अगर यहां से देखेंगे तो बन गया 7 + 9 = 27/4, 28 और 27 मिलकर हो गया √55 / 2, और ये आपका चल रहा है मॉड सी का स्क्वायर। इसका मतलब मॉड सी इज इक्वल हो जाएगा, मैं क्या लिख आया, मैं बहुत ज्यादा दूर निकल गया, मेरे को 4 करना था। ये हो जाएगा √55/2, है ना। लेकिन आपको तो सर 2c चाहिए, हाँ, तो 2 मॉड सी करते ही √55 ही आपका आंसर हो जाएगा, माने ए ऑप्शन आपके लिए सही बैठ जाएगा। ओके, एक जगह हल्का सा स्लिप मार रहा था, वहां से भी सही खुद को सेफ बचा के लाया। क्वेश्चन के अंदर वापस, मैं तो हर बार बोल रहा हूं आपको, वेक्टर 3D क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं होते। मैं फिर बोल रहा हूं, करने लायक होते हैं। तो वेक्टर 3D डुएबल क्वेश्चन होते हैं 101%। अगर आपके पास में आपको लगे कुछ नहीं बचा दुनिया में, तो 5 मिनट ऐसे दीजिए, ये दुनिया वापस ला देगा।
वेक्टर भी आपको क्वेश्चन करवा के रहेगा और 3D भी आपसे क्वेश्चन करवा के रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सोच के चलेंगे, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई। हाँ, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे अब क्या डिमांड करता है वो भी तो देखना बनता है ना भाई। हमने बहुत देर से अगला क्वेश्चन नहीं देखा, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If two families have two children each, then the conditional probability that all the children are girls given that at least two are the girls. अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए ना तो क्वेश्चन में assume that the each child born के बारे में ये क्या इंफॉर्मेशन दी है। कहता दो फैमिलीज हैं, दोनों के पास में दो बच्चे हैं, माने कुल मिलाकर के 4 बच्चे हैं। उनके लिए ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए कि सभी बच्चे लड़कियां होंगे, है ना। तो अपन सीधा प्रोबेबिलिटी पे हमला कर सकते हैं। पहले 4 बच्चे हैं, उनमें गिवन क्या है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी पहले हम बात करते हैं कि सारी लड़कियां हैं। तो ये यूं समझे 4 बच्चों में से 2 लड़कियां हैं, कम से कम 2 लड़की, 4 बच्चों में से 2 लड़कियां हैं। तो 4 में से कोई भी बच्चे चुने, उनके लड़की होने के चांस 1/2 और दोनों के लड़की होने के चांस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि एक के लड़की होने का, अरे इक्वली प्रोबेबल है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 1/2, इक्वी प्रोबेबल है। तो मतलब ये कि अगर दोनों लड़कियां हैं इसके चांस 1/2 का स्क्वायर। 4 में से 2 जने चुने, वो दोनों लड़कियां हैं, इसका चांसेस 1/2 का स्क्वायर, और बाकी बच्चे 2 लड़के हैं तो 1/2 का स्क्वायर। हम क्या करें, दोनों का 1/2 का स्क्वायर आ रहा है तो अच्छा। फिर 4 में से 3 बच्चे चुने। अब 4 में से 3 लड़कियों की बात सोच रहे हैं। 4 में से 3 लड़कियां होने के चांसेस 1/2 का क्यूब, और एक बचे हुए का लड़का होने के चांस 1/2। चारों के लड़कियां होने के चांसेस, चारों के चारों चुनी और 1/2 की पावर 4। और ये all children are girl, इसमें 3 of them are girl, ठीक है, 2 of them are girl। अब यहां पे देखा जाए तो ये कह रहा है कि ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल, माने चारों के चारों लड़कियां, चारों के चारों लड़कियां हैं। 4 में से 3 लड़कियां, 4 में से 2 लड़कियां। इसमें से चारों के चारों लड़कियां हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है, माने इसे हम अप कर देंगे। अगर इसे अप कर देंगे तो 4C4 को तो क्या ही लिखना, 1/2 की पावर 4 लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये लिखा 1/2 की पावर 4 अपॉन में, ध्यान से देखिएगा 4C2, 4 3 नीचे 2, तो 4 इंटू 3 नीचे की तरफ 2, तो मतलब 6 इंटू में 1/2 की पावर 4 प्लस 4C3 माने 4 इंटू 1/2 की पावर 4। पास वाला ऑलरेडी 1/2 की पावर 4, पूरी इकानवे से 1/2 की पावर 4 कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया 1, नीचे रह गया 6, 4 और 1। तो यहां से आंसर आएगा 1/11, माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब मैं इसके लिए नहीं कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आर इक्की प्रोबेबल। इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब मैं आपके लिए कहूंगी ध्यान रखना भाई। पिछले क्वेश्चन में तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनके लिए मैं आपको कहता क्या ध्यान रखना, लेकिन इस क्वेश्चन में इतनी इक्वी प्रोबेबल की मेरे को मतलब फील नहीं आई, तो मैं अपनी तरफ से जबरदस्ती नहीं इसको नाम दूंगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, जरा जल्दी से देख लेते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन कहता है एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। अच्छा, अब क्या कह रहा है, सपोज दैट द वेरिएबल x इज असाइन्ड अ वैल्यू k when k consecutive heads are obtained for k is equal to 3 4 5, otherwise x takes value -1, then the expected value of x is question mark। अच्छा, अच्छा, अब जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है ना। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज क्वेश्चन मार्क। k हमारे लिए क्या है, k हमारे लिए नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव हेड्स है, ठीक है। k हमारे लिए क्या चीज है, k हमारे लिए नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव हेड्स है। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं,
के इज इक्वल टू में नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हेड्स। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा कि अगर 3 हेड आए इसके क्या चांसेस हैं, 3 हेड होने के क्या क्या चांसेस है ना। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि हमारे पास में जो कॉइन है वो 5 बार उछाला जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 की पावर 5 नीचे की तरफ देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी जब लगातार हेड 3 आ जाए, 3 हेड लगातार कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आ जाए, तो इसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके तरीके होते हैं 3 हेड आए, फिर एक टेल आ जाए, फिर एक हेड आ जाए, चॉइस बन सकती है, मतलब इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा, साथ में अगर देखा जाए तो 3 हेड और कैसे आ सकते हैं, तीनों हेड आ जाए और आप कहोगे फिर सर 2 टेल आ जाए, चलेगा, कोई इशू नहीं। या सर पहले टेल आ जाए, फिर 3 हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए, ठीक है ना, चलेगा। अच्छा, हो सकता है सर पहले 2 टेल आ जाए, फिर हेड 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 आ जाए, चलेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, सर पहले एक हेड आ जाए, फिर एक टेल आ जाए, फिर हेड 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 आ जाए, अच्छा चलेगा। सर 5 हेड आ जाए, 4 हेड आ जाए, ना ना वो नहीं चलेगा, लगातार 3 हेड की बात चल रही तो उन्हीं के चल सकते। तो ऐसे सिर्फ 5 केसेस हैं आउट ऑफ 32। सर 32 क्या है, अरे 2 की पावर 5, सर 2 की पावर 5 कैसा है। एक कॉइन के अंदर चांसेस अगर देखा जाए तो हमारे पास में हेड और टेल करके 2 है, और वो भी 5 कॉइन उछले तो 2 की पावर 5। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी दैट k इज गुड 4, इस पे आप विचार करो, सोचो आप खुद ब खुद। तो नीचे तो 32 आएगा, ऊपर इसकी कंडीशन सोचो। 4 हेड चाहिए हमारे को लगातार, 4 हेड कब आते हैं सर, आगे चारों हेड आ गए और फिर एक टेल आ गया, और या फिर क्या होता है सर टेल आगे आ गया और फिर चारों हेड पीछे आ गए, या फिर सर ऐसा हो सकता है कि हेड 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 और फिर टेल फिर हेड। मैंने कहा नहीं, इसमें 3 हेड माने जाएंगे, ये 4 हेड का केस नहीं है। हाँ 4 हेड तो और किसी तरीके से आते हैं, कहने का मतलब 2/32। अच्छा, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी जब हमारे पास पांचों हेड आ जाए। पांचों हेड कैसे आते हैं, पांचों हेड एक ही तरीके से आते हैं मेरे दोस्त, ऐसे, दैट इज 1/32। अब क्वेश्चन में क्या सोचना है, क्या मांगता है वो, ठीक है ना। एक्स जो है वो अपने आप में -1 वैल्यू ले लेगा, कब ले लेगा, एक्स अपने आप में -1 वैल्यू कब लेगा, उसके ऊपर बात करता हूं, समझना जरा, बड़े ध्यान से समझना, इसको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले मांग रहा हूं आपसे बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा, कि प्रोबेबिलिटी ना तो 3 कॉन्जुगेटिव हेड आए, ना 4 कॉन्जुगेटिव हेड आए, ना 5 कॉन्जुगेटिव हेड आए, इसके चांसेस क्या है 1 माइनस, अगर देखा जाए तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, ठीक है ना, फिर 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, और 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हटा दो। और सर ऐसा भी तो होता है 3 और 4 एक साथ आता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपने ऐसा करा तो आपको पता चल गया ऊपर 8 आएंगे, और 8 अगर इसमें से गया तो 24/32 चांसेस है जब आपके पास न तो 3 हेड आए, न 4 हेड आए, न 5 हेड आए। और अगर ऐसा हो गया तो एक्स अपने आप में -1 वैल्यू टेक करेगा। अब क्या क्या चॉइस है वो समझने की कोशिश करना। मेरे लिए क्वेश्चन क्या है वो बताता हूं। क्वेश्चन मेरे से क्या डिमांड कर रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, क्या क्या हो सकता है। हम एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन का सम सोच रहे हैं। कहने का मतलब ये कि न 3 आए, न 4 आए, न 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 24/32, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू -1 है। हाँ, एक्स की वैल्यू -1 है। अब आप में से कई लोगों को यह भी रियलाइज हुआ। अब क्वेश्चन के अंदर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बाकियों के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 हेड आए, 3 हेड आए, ठीक है ना, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 3 हेड आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/32 है, ठीक है। या फिर 4 हेड आए, ठीक है, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 2/32 है, और या फिर 5 हेड आए और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/32 है। और अगर भाई मैंने इनका सब का सम अप किया तो फाइनली अगर देखा जाए मेरे पास 32, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा 15 और 8 23, 23 और 5 29, 25, 29 में से 24 अगर जाता है तो एक बार दोबारा से गिन लेते हैं, 15, 15, 8, 23, 23 और 5 28, 28 में से तो 4/32 माने 1/8 चांस है, और 1/8 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होगा ये। इसका मतलब हमारे पास में इसका आंसर 1/8 आएगा। ना ज्यादा अच्छे में से गिनेंगे, ना ज्यादा बुरे में से गिनेंगे, ठीक है ना। जिन लोगों ने कभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, उस
टाइटल के अंदर का क्वेश्चन है, कम ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आया है, मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। ठीक है ना भाई, ताकि हम लोगों के पास में क्वेश्चन कैसे बनेगा हमको आइडिया रहे। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन में से एक तो नहीं कहा जा सकता, ठीक ठीक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, हमारे को अगला क्वेश्चन किस तरफ लेके जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द टू रैंडमली सिलेक्टेड सबसेट्स ऑफ the probability that the two randomly selected subsets of set 1 2 3 4 5 having exactly two elements in their intersection is। अब अपने को इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करना है, और बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये मांगा जा रहा है कि एग्जैक्टली दो एलिमेंट हमारे को चाहिए, और वो भी देर इनके इंटरसेक्शन में। अब पहले आपको स्टोरी समझा देता हूं। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मान लीजिए हमको क्या करना है, हमारे पास में दो सबसेट्स हैं। ठीक है ना भाई, एक सबसेट का नाम S1 रख लेते हैं, एक सबसेट का नाम S2 रख लेते हैं। राइट, समझने की कोशिश करना, एक सबसेट का नाम S1, एक का नाम S2 रख लेते हैं। ठीक है ना, मैं आपको पहले सीन समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 1 3 5 है, और दूसरे वाले के अंदर 1 2 3 ले लिया मान लीजिए मैंने, है ना। तो मैं यहां से देख के कह सकता हूं कि मेरे पास में 1 3 दोनों में कॉमन है, और अगर दोनों में कॉमन है तो दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है? आपको भी दो एलिमेंट कॉमन है। मैंने आपके सामने दो सबसेट उठाए, उन दो सबसेट्स में दो एलिमेंट कॉमन है, और ठीक दो कॉमन है। मान लीजिए यहां पर 1 2 4 लिया होता, तब मैं क्या कह सकता था कि मुझे इस समय पर दो सबसेट दिख रहे हैं जो कि ऊपर वाले सेट से बन करके आए हैं, और इनमें ठीक एक एलिमेंट कॉमन है और इसके सिवा कॉमन नहीं। और मैं इस केस को यहां इस क्वेश्चन में नहीं लेता, क्योंकि इसने मुझे कहा है एग्जैक्टली टू एलिमेंट ही कॉमन होने चाहिए इनके पॉइंट, इनके इंटरसेक्शन में। तो पहले आप कहानी समझ जाओ कि कहानी क्या है। कहानी यह है कि हमें ठीक दो एलिमेंट ही कॉमन चाहिए, इससे ज्यादा कॉमन नहीं चाहिए। राइट, तो हम सबसे पहले दौड़ रहे हैं फेवरेबल आउटकम के बारे में, है ना। तो फेवरेबल आउटकम के बारे में बात करो। तो अगर किसी ने मेरे से पूछा फेवरेबल केसेस क्या है, ठीक है, तो फेवरेबल केसेस मैं आपको समझाने के लिए समझ जाता हूं। देखो, सपोज करो मेरे पास में दो सबसेट है, एक का नाम S1 ले लेता हूं, एक का नाम S2 ले लेता हूं, और मैं आपके सामने से ओपन कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है ना, मान लीजिए मेरे पास में एलिमेंट 1 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। फिर मैंने एलिमेंट 2 करके एक और एलिमेंट लिया, एलिमेंट 2 इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन है। हाँ, अब इसके सिवा मतलब मेरे को ठीक दो कॉमन चाहिए ही चाहिए, तभी मेरा फेवरेबल का केस बनेगा। इसके सिवा जो बाकी बचे रह गए तीन, उन तीन एलिमेंट का मुझे क्या करना है। अब मैं तीन एलिमेंट्स की बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि दो एलिमेंट मैं काम में ले चुका हूं। मेरे पास टोटल 5 एलिमेंट है, उनमें से दो काम में ले चुका हूं और दोनों कॉमन है। और बाकी बचे हुए तीन एलिमेंट्स के साथ मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। तीन में से किसी भी एक एलिमेंट को उठा लेता हूं। राइट है, अगर मैं आपको बोलूं कि तीन एलिमेंट्स में से किसी, जैसे मान लीजिए मेरे पास में, सपोज मैं जैसे 1 पे बात कर रहा हूं, 1 यहां आ सकता है लेकिन यहां नहीं आ सकता। अगर वो यहां आ जाएगा तो तीन एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, तो उसके पास में S1 में जाने का मतलब एक चॉइस S1 में जा सकता है, वो एक चॉइस S1 में जा सकता है, ये उसकी एक चॉइस है। ठीक है ना। अच्छा, या फिर वो क्या कर सकता था, वो नीचे आता लेकिन S1 में नहीं जा सकता था, दोनों में नहीं जा सकता। दोनों में जाएगा तो फिर तीन कॉमन हो जाएगा ना मेरे लिए। तो मैं S1 में भेज सकता हूं या S2 में भेज सकता हूं, या फिर उसके पास एक और चॉइस है, वो दोनों में ही ना जाए, बाहर ही बैठे गई। ठीक है, क्योंकि हमारे को सबसेट बनाना है, सबसेट में हमारी चॉइस है, मर्जी देते एलिमेंट बैठाओ। ठीक है ना। तो कहना मतलब ये कि जैसे मैं आपके सामने एक नंबर उठाया 1, वो या तो S1 में जाएगा या S2 में जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा। माना उसके पास कितनी चॉइस हुई? तीन चॉइस। तो तीन एलिमेंट्स के पास तीन चॉइस है, मान तीन एलिमेंट्स में से हर एलिमेंट के पास तीन चॉइस है। अब सुनना, 5 में से दो एलिमेंट चुने पहले हमने। कौन से 5? ये वाले 5 में से कोई दो एलिमेंट चुने, उन्हें S1 और S2 दोनों में बैठाना ही है। माने एक ही तरीका उसको बैठाने का था कि दोनों में बैठा गया हो। बाकी रह गए तीन एलिमेंट, उनके साथ क्या करना है? तीन एलिमेंट्स में हर एलिमेंट के पास तीन चॉइस है। तो पहले एलिमेंट जैसे सपोज करो वो जो दो बैठे हैं वो 1 और 5 है, बाकी रह गए 2 3 4, उनके पास क्या चॉइस है? दो के पास क्या चॉइस है? दो के पास तीन चॉइस है, या तो S1 में जाए या S2 में जाए, या फिर दोनों में ना जाए। S1 में जाए, S2 में जाए, या दोनों में ना जाए। तो इसका मतलब ये कि इसके पास तीन चॉइस, 2 के पास। अब मैं चला 3 की ओर, 3 के पास भी तीन चॉइस है, या तो S1 में चुपचाप चला जाए, S2 में नहीं जाए, लेकिन फिर S2 में जाए, मतलब या तो S1 में जाए या S2 में जाए, या दोनों में ना जाए। कहने मतलब उसके पास भी तीन चॉइस, अगले के पास भी तीन चॉइस। ये मेरे फेवरेबल केस हो गए। अच्छा, ये हुए मेरा टोटल फेवरेबल केस। अब टोटल केसेस की बात कर लेते हैं। यहां ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टोटल केस कितने हैं? अगर मेरे से पूछेगा टोटल केस कितने हैं, तो मैं आपको बताता हूं किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर कितने केसेस हो सकते हैं। जैसे 1 के पास क्या केस हो सकता है? 1 के पास कितनी चॉइसेस हो सकती हैं कि वो S1 में जाए, ठीक है ना, S1 में जाए, S1 में जाए, S2 में ना जाए।
S1 में जाए, S2 में ना जाए, या फिर वो S2 में जाए, S1 में ना जाए, या फिर वो S1 और S2 दोनों में जाए भाई, या फिर S1 और S2 दोनों में ना जाए। सही ना? अगर नॉर्मल मैं बिना किसी कंडीशन के खेल रहा हूं तो फिर हर नंबर के बाद 4 चॉइस है कि वो S1 में जाए, S2 में ना जाए, S2 में जाए, S1 में ना जाए, S1 S2 दोनों में जाए, या फिर वो दोनों में ना जाए। माने हर किसी के पास 4 चॉइस है। पहले 1 के पास 4 चॉइस, 2 के पास 4 चॉइस, 3 के पास 4 चॉइस, 4 के पास 4 चॉइस, अगले के पास 4 चॉइस। तो ये मेरा हुआ टोटल केसेस, और प्रोबेबिलिटी इन दोनों का डिवीजन ही तो होता है। तो 5c2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 माने 27। 5c2 को भी 10 लिख लेता हूं ना, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें। और ये 4 की पावर 5 माने 1024, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सफाई कर देता हूं। अब यहां से देखते हैं, तो ये क्वेश्चन के अंदर 2 की पावर तो बराबर जा रहा है, इसको 2 की पावर 10 लिखने से बढ़िया है 2 इंटू 2 की पावर 9 लिख देता हूं। 2 से क्या 5 टाइम्स, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 135 डिवाइड बाई नीचे 2 की पावर 9। है क्या कोई आंसर हमारे पास में? बी ऑप्शन। तो ये हमारे पास में बी ऑप्शन और एक क्वेश्चन बन गया। और इस तरह से हमने धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस को समझा। आज के दिन के हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, जिसमें लास्ट वाला क्वेश्चन तो वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन था, क्योंकि अक्सर सेट के क्वेश्चन जब भी प्रोबेबिलिटी में आते हैं तो अच्छे क्वेश्चंस में से काउंट होते हैं। तो दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन, है ना, अनदर गुड क्वेश्चन टू रिमेंबर। इसका करने का तरीका जो है मैंने आपको जो सिखाया जरूर याद रखना आपको, ताकि ये आपके काम आ जाए। तो मेरे को लगता है कि काम में आने वाला तरीका है ही। और बस अब मैं आपसे लूंगा जरा सी इजाजत, वापस आऊंगा जल्दी से। और याद है ना, अपने उसी प्यारे संदेश के साथ भाई बहनों से